हमारे देश का आरक्षण है। आरक्षण हमारे देश का सबसे बड़े मुद्दा है। आए दिन हम आरक्षण को लेकर कुछ न कुछ सुनते रहते हैं। उसी आरक्षण पे आज हम चर्चा करेंगे साहब। देखिएगा, आरक्षण को दो भागों में बांटा जा सकता है। अगर ये आरक्षण है, ये आपके आरक्षण है, तो आरक्षण को दो भागों में बांटा जा सकता है साहब। एक आपका हो गया आजादी से पहले का आरक्षण, एक हो गया आजादी से बाद का आरक्षण। आप लोग को दोनों वाला पढ़ा दे। 9 बजे में तो खाली आजादी से पहले वाला है। आप लोग को दोनों पढ़ाते हैं, आजादी से पहले वाला भी, आजादी से बाद वाला भी। इससे पॉलिटिक्स ही जा जाएगा आजादी से बाद वाला में, हो जाएगा ना। आपको आजादी के बाद वाले पढ़ा देंगे। देखिए, ये है आजादी से पहले का आरक्षण, ये है आजादी से, ये आजादी के पहले का आरक्षण, और ये हो गया आजादी के बाद। तो आरक्षण का मतलब तो समझबे करते हैं साहब, है ना। किसी विशेष जाति को जो विशेष सुविधा मिलती है उससे हम आरक्षण ही कहते हैं ना। तो हमको हमें आजादी से पहले वाला आरक्षण पढ़ना, और उसके बाद हमको पढ़ना आजादी से बाद वाला आरक्षण। तो आजादी से पहले वाले आरक्षण पे बात करते हैं। ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो आजादी से पहले वाले आरक्षण पे बात करते हैं। देखिए, आरक्षण की कल्पना सबसे पहले 1882 में हुआ था। मतलब जातिगत आरक्षण की कल्पना अगर की बात किया जाए कि जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इसका कल्पना सबसे पहले 1882 ईस्वी में किया था। इसका कल्पना करने वाले व्यक्ति का अगर नाम लिया जाए तो भारतीय में आपका हो गया, देखिएगा, भारतीय में आपका हो गया ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले भारतीय में कौन है? तो ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले यानी आरक्षण का कल्पना करने वाला पहला भारतीय ज्योतिराव फुले है। लेकिन अगर वही अंग्रेज का नाम लिया जाए ना, कि वो अंग्रेज कौन है, अगर अंग्रेज का नाम लिया जाए तो वही विलियम हंटर होगा। विलियम हंटर होगा साहब। अगर अंग्रेज का अगर नाम लिया जाता है तो अंग्रेज कौन होगा? विलियम हंटर। वो अंग्रेज हो जाएगा विलियम हंटर। तो जातिगत आरक्षण की कल्पना, जातिगत आरक्षण की कल्पना सबसे पहले कब किया गया? कल्पना करने वाला पहला भारतीय, पहला अंग्रेज। चलिए, और कमीशन की अगर बात किया जाए तो कौन कमीशन होगा? हंटर कमीशन। इसका भी वीडियो बना हुआ है ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यही नहीं लिखा हुआ यहाँ पे है कि विलियम हंटर और ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले 1882 में जाति आधारित आरक्षण की कल्पना की थी। इसी साल पिछड़े और अछूत वर्गों की भलाई के लिए हंटर आयोग भी बना था। हंटर आयोग भी बना था। ठीक चल रहा? शटर थोड़ा सा उठा दीजिए, लाइट आ जाएगा। थोड़ा शटर उठाइए ना। हाँ, ठीक है ना। और पूरा उठा तो लाइट आ जाएगा। बेंच पे चढ़ के, बेंच पे चढ़ के साफ हो वीडियो, हो गया ना। चलिए, अब देखिएगा, आप सब, हाँ, इतना तो हो गया क्लियर। तो हंटर, हाँ, आरक्षण की कल्पना कब हुआ? 1800। करने वाला भारतीय, करने वाला अंग्रेज, और करने वाला कमीशन। लेकिन देखिएगा, सरकारी तर्ज पर सबसे पहली बार अगर आरक्षण मिला ना तो 1901 में मिला। तो वो कल्पना करना, एगो देना, आसमान जमीन का अंतर होता था, है ना। अब इससे आप ही हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो कल्पना करते हैं कि सर के पैसा देंगे, लेकिन नहीं देते हैं, है ना। अंतर ना है। तो देखिएगा, अब कल्पना किया गया 1882 ईस्वी में, लेकिन आरक्षण दिया गया 1901 में। और आरक्षण दिया कौन? तो महाराष्ट्र के सामती रियासत के कोल्हापुर के साहू महाराज ने, साहू महाराज ने दिया। वो भी सरकारी तर्ज पर आरक्षण दिया ना। कौन दिया? साहू महाराज। वो भी सरकारी तर्ज पर आरक्षण दिया। फिर कहता है कि 1908 में अंग्रेज ने बहुत सी
जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण का शुरू किया। फिर 1909-1919 में भारत सरकार अधिनियम में भी आरक्षण दिया गया। 1909 में हमने देखा साहब पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मिला, विशेष सुविधा दिया गया, उसको विशेष चुनाव का सुविधा दिया गया। तो उसको काची हम बोले, आरक्षण ना बोले, आरक्षण ना बोले। लेकिन अब आते हैं अंबेडकर जी के मुद्दा पर। अंबेडकर जी, क्योंकि आरक्षण में अंबेडकर जी का बड़ा नाम आता है ना। अब अंबेडकर जी आरक्षण के लिए क्या किए, उस मुद्दे को समझना है। उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक मैटर है, उसको पहले देखना पड़ेगा। और वो है साहब, हाँ ध्यान देगा, वो आपका हो गया सांप्रदायिक अधिनिर्णय। वो हो गया सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अब सांप्रदायिक अधिनिर्णय को समझना है। पहले तो देखो तीन वो नाम लिखे, तीनों एक ही नाम है। तीनों ये नाम है ना साहब, ये तीनों एक ही नाम है। चाहे सांप्रदायिक अधिनिर्णय कह दीजिए, चाहे सांप्रदायिक पंचायत कह दीजिए, या कम्युनल अवार्ड कह दीजिए, ये तीनों के तीनों एक ही नाम है। अब मामला क्या है वो समझिएगा। हुआ का कि हमारे देश में अगर जाति की बात किया जाए तो हमारे देश में जाति को चार भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण। एक हो गया आपका क्षत्रिय, एक हो गया आपका वैश्य, दिख रहा है ना पूरा कल थे जी। तीसरा हो गया शूद्र, चौथा हो गया शूद्र। चौथा क्या हो गया? शूद्र। तो हमारे देश में जाति को चार भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी में उच्च जाति और नीच जाति हो गया, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रियों को उच्च की नजर से देखा गया, शूद्र को नीच की नजर से देखा गया। तो शूद्रों के साथ हमारे देश में शोषण हुआ था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो शूद्रों के साथ शोषण हुआ, तो उसी शूद्र में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात समझ में आ रही ना? उसी शूद्र में से एक व्यक्ति कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हद तक प्रयास यही था कि शूद्रों को आगे बढ़ाया जाए। ये जो शूद्र जाति के लोग हैं, इनको हर हाल में आगे बढ़ाया जाए। तो देखिएगा, अगर आप कोई खास जाति के लोग अगर अछूत है, जिसको हम दलित बोल रहे हैं, और पिछड़े हैं, तो आप उसको बोलिए कि तुम लड़ो, तुम भी गोली चलाओ, तुम भी लाठी चलाओ, तो लगता है कि लड़के कोई जीत जाएगा, नहीं जीत पाएगा। तो देखिए साहब, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको दो ही तरीका है, ये पढ़ना और एक राजनीति में आना। अब राजनीति में आइएगा तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि राजनीति में आकर देखिए, राजनीति गलत नहीं होती है। राजनीति में आने वाले, हाँ, कहने का मतलब यह है कि राजनीति गलत नहीं होती है, राजनीति में शामिल लोग गलत होते हैं। जो राजनीति में शामिल होते हैं ना, वो गलत होते हैं। यही कारण वो राजनीति को भी गंदा कर दिया। कहा जाता है कि अगर आप अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं, आप अपने समाज का विकास करना चाहते हैं, तो आप राजनीति में भी आके समाज और क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आइएगा ना, तुरंत बदल जाइएगा। अब उदाहरण के रूप में देखिए, हमारे यहाँ एक रिपोर्टर थे जिनका नाम था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप पहले बोलते थे कि भारत में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जब साहब वो पलटी मारे, वो खुलेआम कह रहा है कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप अगर मीडिया में थे, लोगों की आवाज उठाते थे, और जैसे ही बीजेपी ज्वाइन किए ना, तो हमारे लिए खुशी की बात थी कि जो गरीबों के हक के लिए, जो बेरोजगारों के लिए, जो महंगाई के लिए सवाल उठाता था आदमी, वो आदमी राजनीति में चला गया है। वहां जाके जरूर आवाज उठाएगा, लेकिन वहां जाकर वो इंसान आवाज नहीं उठाया, वो इंसान वहां जाके अपने उठ गया। नहीं समझे? क्योंकि मनीष कश्यप को तो रोजगार मिल ना गया, मनीष कश्यप की तो गरीबी दूर हो गई ना, फिर हम लोग को छोड़ दिया। ये हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे बीच में रहने वाले लोग हमारे हक के लिए लड़ते हैं, बोलते हैं, और जब वो राजनीति में जाते हैं तो हमें लगता है कि वहां जाकर हमारे लिए कुछ बोलेंगे, लेकिन वो बोलते नहीं है साहब। उदाहरण के रूप में हम मनीष कश्यप को ही नहीं ले सकते हैं।
ऐसे में हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ भी है, और ऐसे मनोज तिवारी भी है, और रवि किशन भी है। हाँ, ये सब ऐसे लोग हैं साहब जो जब मूवी बनाते हैं तो देखते हैं कि गरीबों के लिए लड़ते हैं, मूवी में लड़ते हैं ना गरीबों के लिए मूवी में, और वहां जाने के बाद साहब वो अपनी पार्टी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। पार्टी सही है तो सही, गलत है तो सही, गलत को गलत नहीं कहे, गलत को भी वो सही कह देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, राजनीति में आकर भी समाज का सेवा करना, राजनीति में आकर भी अब समाज की सेवा कर सकते हैं। तो अंबेडकर जी को यही कहना था कि अगर दलित लोग को अगर आगे आना है, और दलित को आगे आना है, तो आपको दो चीज का सहारा लेना पड़ेगा, एक शिक्षा का और एक राजनीति का। अगर पढ़िएगा तो बोलिएगा, राजनीति कीजिएगा तो अपने समाज को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि राजनीति कीजिएगा तो फिर कानून बनाने का अधिकार आपके हाथ में आ जाएगा। तो इनकी ये प्रयास थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था वो ध्यान दो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो था, उनका कहना था कि दलित लोग को अगर चुनाव लड़ने का पावर मिल जाए, इनको कहना था कि दलित लोग को अगर चुनाव लड़ने की पावर मिल जाए तो कहीं ना कहीं दलित समाज आगे बढ़ जाएगा। इससे मन में एक सवाल खड़ा होता है कि सर दलित लोग को पहले चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था? नहीं सर, अगर दलित चुनाव लड़ गया उस जमाने में, अगर दलित चुनाव लड़ गया उस जमाने में, तो साहब सुबह वो कहाँ ले पता होगा उसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ऊंचे जाति के लोग उसको गायब कर देगा। तो सोचिए कौन दलित का हिम्मत होगा कि हम चुनाव लड़े। अब सरकार उसको आरक्षण देकर ही ना उसको आगे बढ़ा सकता है। तो इसी आरक्षण को लेकर ये लंदन गए थे। बताया जाता है कि लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। जो लंदन है ना, तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3 गोलमेज सम्मेलन। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी गए थे। अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो अंबेडकर जी पहला गोलमेज सम्मेलन में गए, दूसरा वाला में गए। तो जब ये दूसरा वाला में गए ना, तो उसी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के लिए यानी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की सवाल उठा था। तो कहा जाता है कि अछूत के लिए, कहा जाता है कि अछूत के लिए पृथक निर्वाचन का विचार कहाँ हुआ था? तो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। कितना वाला में हुआ था? दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन में। तो दलितों को, अछूतों को, मतलब दलित को पृथक निर्वाचन मिलेगा, इसकी बातें हुई थी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। अब इस पर चर्चा कौन किया था? इस पर चर्चा किया था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रैमजो मैकडोनाल्ड। तो सर रैमजो मैकडोनाल्ड जो था वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था। तो सर रैमजो मैकडोनाल्ड ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी को आश्वासन दिया था कि हम दलितों के लिए पृथक निर्वाचन को लेकर आएंगे। अब देखिएगा, सर रैमजो मैकडोनाल्ड जो था वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक कानून लेकर आए साहब, जिस कानून का नाम रखे सांप्रदायिक अधिनियम, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड। ये तीनों एक ही है, नहीं समझे? तीनों एक ही कानून है। अब इसको जो कह दीजिए, अब इसको सांप्रदायिक अधिनियम कह दीजिए, सांप्रदायिक पंचायत कह दीजिए, कम्युनल अवार्ड कह दीजिए, ये तीनों कानून एक ही है। अब सवाल है कि सर ये कानून आया कब? ये आया 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। इसको लेकर आया कौन? तो रैमजो मैकडोनाल्ड ने लेकर आया। कौन लेकर आया? रैमजो मैकडोनाल्ड, इसको लेकर आया सर रैमजो मैकडोनाल्ड। ये है कौन? ये है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। तो ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रैमजो मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक अधिनियम लेकर आया। अब ये कानून आया तो इस कानून में क्या क्या चीज का घोषणा हुआ था? तो देखिए, इस कानून में कहा गया ना कि हिंदू धर्म, पहले तो इस कानून के माध्यम से
हिंदू धर्म में जो दलित था ना, उसको अल्पसंख्यक की सूची में शामिल कर दिया कि हिंदू धर्म में जो दलित है वो अल्पसंख्यक है। तो हिंदू धर्म में यानी हिंदू में ये जो दलित है, वो दलित को क्या बना दिया? अल्पसंख्यक बना दिया, अल्पसंख्यक बना दिया साहब। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट है, ठीक है, और किसी स्टूडेंट को हम खड़ा कर दें, उसकी जाति पूछ के बोल दे कि ये अल्पसंख्यक है और वो भी हिंदू है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम डिवाइड करने के मूड में हैं, डिवाइड करने के मूड में है। अरे सब तो हिंदू यहाँ पे है, तो आप बोले कि नहीं भाई हिंदू में ये अल्पसंख्यक है, ये तो बोलना गलत है। अंग्रेज का ये कारनामा पहली बार नहीं था, 1909 के पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में भी वो वही काम किया था, वही काम किया था। इन्होंने पहले मुस्लिम को अल्पसंख्यक घोषित किया, फिर सिख को अल्पसंख्यक घोषित किया, उसके बाद ईसाई को अल्पसंख्यक घोषित किया, इस बार दलित को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया। और ये सबको अल्पसंख्यक घोषित करके बारी बारी से सबको पृथक निर्वाचन दे दिया, और पृथक निर्वाचन देकर कहीं न कहीं हिंदुओं से मतभेद पैदा किया, हिंदुओं से मतभेद पैदा किया, विशेष उसको आरक्षण देकर। तो इस तरह से इसको साहब आरक्षण दे दिया गया बारी बारी से, ध्यान देगा, इस तरह से बारी बारी से इसको आरक्षण दिया गया। अब आरक्षण दिया गया, चलिए अब देखिए, हाँ अगला पॉइंट क्या है? अब अगला पॉइंट है कि सर इस घोषणा में हुआ का, इस घोषणा में हुआ का है ना, इस घोषणा में हुआ का। देखिए इस घोषणा में, हाँ इस घोषणा में अगला पॉइंट यह है, अगला पॉइंट यह है, हल्ला बंद करेगा, समझेगा। अगला पॉइंट यह है कि दलितों को पृथक निर्वाचन, हाँ इसमें हुआ ये कि ये दलित है, ठीक है, दलित है, तो हाँ, दलित है, तो दलित को पहला ये बोला गया कि दलित को विधानमंडल में सीटें आरक्षित कर दी गई है। दलित को विधानमंडल में 71 सीटें आरक्षित कर दी गई। कितना सीटें आरक्षित कर दी गई? 71 सीट। तो दलित को विधानमंडल में 71 सीट आरक्षित कर दी गई। समझ में आ रहा है ना? जिसमें यह कहा गया कि अगर भारत में विधानमंडल की चुनाव होगा, उसमें 71 सीट दलित के लिए आरक्षित रहेगा, जो कि पहले ऐसा था नहीं। अब ऐसा हो गया कि मान लेते हैं कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से जब भी चुनाव लड़ेगा ना, तो दलित लड़ेगा। उदाहरण के रूप में आरक्षित का मतलब यही होता है कि यहाँ से जब चुनाव लड़ेगा, तो जब लड़ेगा जब दलित लड़ेगा। तो जब दलित चुनाव लड़ेगा, तो यहाँ अगर ऊंचे कास्ट के लोग हैं, जैसे ब्राह्मण है, राजपूत है, ब्राह्मण है, कोई भी ऊंचे कास्ट के है, तो वो तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो तो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो नहीं लड़ेगा, तो चाहे अब 20 को लड़े चाहे 30 को लड़े, लड़ेगा तो दलित है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तो उसको रोक नहीं सकते हैं। अब यहाँ इस्लामपुर में चाहे पासवान रहे, चाहे रविदास रहे, चाहे राजपूत रहे, चाहे ब्राह्मण रहे, अब उसी दलित को वोट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो हो गया आरक्षित। तो इसमें 71 सीट जो था ना, वो दलित के लिए आरक्षित कर दिया गया। 71 सीट है, 71, खाली 71 सीट, 100 में 71 नहीं, 71 सीट दलित के लिए आरक्षित कर दिया गया। उसके बाद दलित को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया साहब, दलित को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया। मतलब ये है कि दलित 1 वोट दे, बल्कि बाकी कास्ट 1 ही वोट देगा, 1 ही वोट देगा। तो हाँ 1 ही वोट देगा, तो दलित को 2 वोट देने का अधिकार दे दिया गया, जिसमें 1 वोट देगा अपने जाति के, और 1 वोट देगा ना जो अदर जाति को देगा, लेकिन उस पर वो विचार करेगा, वो विचार करेगा। इच्छा रहेगा तो अगला को देगा, नहीं इच्छा रहेगा तो फिर अपने वाले को दे देगा, अपने वाले को दे देगा। तो इसका फायदा कहाँ होगा? इसका फायदा होगा जनरल वाला सीट में। अब मान लेते ये हिलसा है साहब, मान लेते ये हिलसा है, ठीक है, हिलसा है, और हिलसा में आरक्षित सीट नहीं है। अब आरक्षित सीट नहीं है हिलसा में, अगर राजपूत चुनाव लड़ता है, राजपूत चुनाव लड़ता है, वहां राजपूतों की संख्या 100 है, अब वोट कितना हुआ? 100 ना हुआ। लेकिन वहां दलित की संख्या 75 है, वहां दलित की संख्या 75 है, ठीक है। ये अपने यहां से दलित चुनाव लड़ेगा, जहां आरक्षित सीट नहीं है वहां दलित भी चुनाव लड़ेगा। तो ये अपना जाति वाले को 75 दिया 1 वोट से ना, तो इसको 2 वोट देने का अधिकार ना है, तब ईमान है तो इसको देगा, नहीं मन है तो फिर से अपने वाले को दे देगा। तो कितना हो गया? 150 हो गया ना, तो 150 हो गया। तो एक तो 71 सीट में ऐसे दावा कर लिया, 71 सीट में तो इसको कोई बिगाड़ने नहीं जा रहा है, और जो अदर सीट है ना, वहां पर दोगुना वोट रहने से इसको फायदा होगा, इसको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के आरक्षण से गांधी जी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें हिंदुओं में मतभेद पैदा होगा, लोग आपस में लड़ेगा और अंग्रेज को लंबा समय तक शासन करने का मौका मिल जाएगा।
तो उसमें महात्मा गांधी बाहर नहीं थे, महात्मा गांधी तो जेल के अंदर थे उसमें। हाँ, महात्मा गांधी इस जेल में थे साहब, इसका नाम है यरवादा जेल। इसका क्या नाम है? यरवादा जेल। यही जेल में महात्मा गांधी थे, ये अरबादा जेल था, ये है अरबादा जेल। तो यही जेल में, बढ़िया से क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, सब कंफ्यूज हो गया, सब लड़के सबके लग रहा है ना कि भले हम ही जेल में रहते ना जी। देखो जेल जेल होता है साहब। देखो जूता सोने का भी होगा तो पैर में पहनेगा आदमी, सर पे नहीं रखेगा। बात समझते हैं ना? हाँ, तो जेल जेल होता है। जेल कितना बढ़िया रहेगा साहब तो वहां जाना को नहीं पसंद करेगा। पसंद करेगा जी? हम एक शर्त पे जाना पसंद करेंगे, अगर जेल में सारा राजगीर वाला सुविधा रहेगा तो, पहाड़ों रहे, झीलों रहे, वाटर पार्क भी रहे, नहीं समझा, सब फ्री रहे, सब फ्री रहे। उसके बाद साहब फिर कोई हाँ, और खाना जैसे जेल में मिलता है उसी मिले, कोई दिक्कत नहीं है। को तो फिर जानते हैं फिर तो हम, अगर हमको निकाल भी देगा ना बाहर तो फिर कोई को मार के चल जाएंगे, नहीं चल जाएंगे जी। सोचे वाला बात है कि कोचिंग भी जेले में रहेगा, पढ़ावेंगे जेले में ना, हाँ सैलरी पे थे खाली बाहर नहीं निकाले देना ना कभी ना, फिर भी गड़बड़ हो जाएगा। अब 5 साल तक बाहर नहीं निकलेंगे साहब तो कहीं ना कहीं मन नहीं लगेगा, लगेगा। यार देखो, अब ध्यान दो मुद्दे पे आओ। तो ये यरवादा जेल है साहब। यरवादा जेल कहाँ है? पुणे में है। यरवादा जेल पुणे में है। तो महात्मा गांधी इसी जेल में बंद थे। तो महात्मा गांधी सर रैमजो मैकडोनाल्ड को चिट्ठी लिखे, अब बोले कि देखिए ये जो आप कर रहे हैं ना वो अच्छा नहीं कर रहे। आप दलितों को आरक्षण देकर, अब पृथक निर्वाचन देकर, 2 वोट देने का अधिकार देकर आप हिंदुओं में मतभेद पैदा कर रहे हैं। अब मतभेद पैदा कर रहे हैं हिंदुओं के अंदर, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गांधी जी को लगा कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो गांधी जी के पास एक ही उपाय था साहब, अमरण अनशन, जिसको मरण व्रत कहते हैं। तो गांधी जी 20 सितंबर 1932 ईस्वी को अनशन पे बैठ गए। क्या किया वो? अनशन पर, जेले में अनशन पे बैठ गए। बोले कि जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम अनशन को नहीं तोड़ेंगे। अब लोग अंबेडकर जी के पास गया, अंबेडकर जी को समझाया कि गांधी जी आप ही लोग के खिलाफ में अनशन शुरू किया है, आप जो पृथक निर्वाचन लिए हैं अंग्रेज से वो गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा। अंबेडकर जी बोले महात्मा गांधी देश का बड़े नेता है, महात्मा गांधी देश का बड़े नेता है, पूरा देश का उनका जरूरत है, वो एक राष्ट्रीय नेता है और वो देश के आजादी के लिए अगर अनशन पे बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो दलितों का हक छीनने के लिए अनशन पे बैठे हैं, इस बात की हमें दुख है। इस बात की हमें दुख है कि दलितों के हक छीनने के लिए अनशन में बैठे। और एक बात आपको बता देना चाहते हैं, ये महात्मा ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं में भेदभाव को खत्म कर देंगे, तो इनके जैसे महात्मा न जाने कितने आए और कितने चले जाएंगे। बुझे ना? तो बैठिए, इनके जैसा महात्मा कितने आए और कितने चले गए। ऐसा बात कौन बोले? अंबेडकर जी बोले। अंबेडकर जी बोले, अंबेडकर जी आगे ये भी बोले कि दलितों का हित छीनने वाले महात्मा गांधी को हम मरना पसंद करेंगे लेकिन समझौता करना पसंद नहीं करेंगे। और पहली इनिंग में अंबेडकर जी ने ठान लिया था कि हमें महात्मा गांधी से किसी तरह की संधि समझौता करना नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, अब 20 सितंबर को महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठे, अंबेडकर जी बड़े बड़े बात बोल दिए, हो गया 21, हो गया 22, अब महात्मा गांधी को पानी चढ़ना शुरू हो गया। नहीं समझे? पूरा देश को महात्मा गांधी की जरूरत है, महात्मा गांधी रहेंगे तो देश आजाद होगा, या महात्मा गांधी को पानी चढ़ाया है। अब महात्मा गांधी को पानी चढ़ाया यरवादा जेल में, उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई साहब। अगर वो मर गए तो
बड़ी समस्या। अब अम्बेडकर जी को सब समझाया कि अगर मर गया, अगर गांधी जी मर गया तो पूरे दोष आप ही पर गिरेगा। अगर गांधी जी उसमें मर जाते तो नाथुराम गोडसे जितना सब अम्बेडकर जी का कर जाता है ना, कि नाथुराम गोडसे को नाम ही नहीं आता जी। अम्बेडकर जी को बाद में ये लगा कि ऐसा ना हो कि गांधी जी की मौत का दोष हमें ही मिल जाए। अम्बेडकर जी बढ़ती हुई गंभीर समस्या को देखते हुए वो गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी से मिलने गए, देखिए आपको दिखा रहे हैं, हाँ ये है, गांधी जी से मिलने गए साहब। तो ये गांधी जी से मिलने कब गए, वो तारीख है 24 सितंबर 1932, दिन है शनिवार, टाइम है शाम 5 बजे, पूरा लिखवा दिया है ना। तो अंबेडकर जी का हुआ, गांधी नहीं दिख रहे इसमें, अरे भैया तो समझौता के टाइम वाला सीन है, नहीं समझे। देखिए हम एक बात बोलना चाहते हैं, आप लोग चुप रहिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि देश की बातें हो रही है और हर जगह पे हंसना भी खतरनाक होता है ना। अब ध्यान देगा साहब, और हंसी को रोक कर रखिए, समझना, क्योंकि महात्मा गांधी की बात हो रही है, राष्ट्रपिता है। अभी लड़का बोल रहा है कि दारू को बोतल रखेंगे, आदमी बीमार रहेगा दारू की बोतल रखने रहेगा, अब दावा वाला बोतल नहीं रहता है। अब ध्यान देगा, गांधी जी शराब का विरोधी आदमी थे, गांधी जी को देखो किससे जोड़ दिया तब। अब ध्यान दो, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, हाँ ये डॉक्टर भीम अम्बेडकर ना है, अम्बेडकर जी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को शनिवार के दिन शाम 5 बजे अम्बेडकर जी गांधी जी से मिलने के लिए पुणे के यरबादा जेल में गए। गांधी जी से मिलने के लिए कहाँ गए, यरबादा जेल में गए। तो गांधी जी उस समय एक बेड पर, ये तो बात का सीन है, गांधी जी उसमें बेड पर सोए हुए थे, उनका इलाज हो रहा था। अम्बेडकर जी गए पीछे से, बोले गांधी जी आप ये बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। गांधी जी बोले कि मेरा मजबूरी है बाबू। गांधी जी क्या बोले, ये मेरा मजबूरी है, इसे तो समझना ही पड़ेगा। चलिए, अंबेडकर जी बोले गांधी जी को कि आप दलितों का हक छीनना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप दलितों का हक छीनना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गांधी जी बोले कि देखिए, अंग्रेज ने आपको जो पृथक निर्वाचन का जो आरक्षण दिया है, वो आरक्षण नहीं है, वो हिंदू मुस्लिमों में लड़ाने का उसका प्लानिंग है। गांधी जी अंबेडकर जी को समझाएं, अंबेडकर जी गांधी जी को बातों को समझे। उसके बाद पुणे समझौता हुआ ना। तो आपसे पूछेगा कि पुणे समझौता कब हुआ, हाँ इसको पुणे पैक्ट कहते हैं साहब, इसे क्या कहते हैं, पुणे पैक्ट कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पुणे पैक्ट कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932। ये पुणे पैक्ट किसके किसके बीच हुआ, तो ये पुणे पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ। और उसमें दलित की तरफ से सिग्नेचर कौन किया था, तो दलित की तरफ से सिग्नेचर किया था साहब अंबेडकर जी। दलित की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था, अंबेडकर जी। और हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर कौन किया था, तो हिंदुओं की तरफ से हस्ताक्षर किया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी। उसके बाद आपका हो गया राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये सब ऐसे व्यक्ति थे जो हिंदुओं की तरफ से सिग्नेचर किया था। तो पुणे पैक्ट 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यरबादा जेल में हुआ था। लेकिन दलित की तरफ से सिग्नेचर किया था अंबेडकर जी, और हिंदू की तरफ से सिग्नेचर किया था मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। महात्मा गांधी खाली समझौता किए थे, सिग्नेचर वगैरह नहीं किए थे।
सिग्नेचर नहीं किए थे। अब देखिएगा, वो जो कानून था अंग्रेज का, उसका नाम था सांप्रदायिक पंचांग, यही ना था, इसका नाम था सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग में दलितों का कितना सीट दिया गया था आरक्षण में? 71 गुना। तो पूना पैक्ट में दलितों का जो सीट था ना साहब, वो कर दिया 147। तो गांधी जी बोले कि देखो, दलितों को आरक्षित सीट देने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंग्रेज ने कितना आरक्षित सीट दिया था? 71 गुना। चलिए हम 2 गुना से भी ज्यादा कर दे लीजिए। पुनः पैक्ट में दलितों को आरक्षित सीट दिया गया 147 को, लेकिन 2 वोट वाला देने वाला सिस्टम है ना, उसको बंद करवा दिया गांधी जी। बोले इससे मतभेद होगा। तो गांधी जी ने अंबेडकर जी को पुणे पैक्ट में कहा कि आपको पृथक निर्वाचन हटाना पड़ेगा, 2 वोट की सिस्टम हटाना पड़ेगा कि आदमी एक वोट देगा 2 वोट, वो हटाना पड़ेगा। लेकिन आरक्षित सीट की बात है, आपको लग रहा है कि दलित आगे नहीं बढ़ेगा, दलित को चुनाव राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ाना है, तो चलिए अंग्रेज आपको 71 ना दिया, हम आपको 147 सीट दे दिए, जाइए। तो दलितों के लिए पुणे पैक्ट के तहत आरक्षित सीट कितना हो गया? 147 हो गया ना। चलिए अब 147 सीट हो गया, ये सिग्नेचर वगैरह हो गया साहब, तो ये पुणे पैक्ट हो गया। और जब पुणे पैक्ट सफल हुआ ना, तब 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी अपना अनशन को खत्म किए। गांधी जी क्या किए? अपना अनशन को खत्म कर दिए। समझ में आ गया? इसको यहीं पे रोकते हैं। अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा देख लेते हैं साहब। देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान देगा, इसमें पूछा क्या गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो किसने किया? रैमजो मैकडोनाल्ड। हो गया ना। फिर करा आगे, फिर आगे करा कि अगस्त 1932 के, अगस्त 1900 करा ना कि करा अगस्त 1932 के रैमजो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। किसी के लिए? मुसलमानों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, इग्नो इंडियंस के लिए, क्या अछूतों के लिए? तो किसी के लिए? अछूतों के लिए। ये आपका बीपीएससी 1997 में पूछा है। चलिए अब आगे कह रहा है ना कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया। तो सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया कारण, तो कथन है, कथन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किया। फिर और कह रहा है कि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके लिए सदस्यों को चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। देखिएगा, इसमें कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर है, मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए पर ही और आधारित है, इन्हें की आर पर आधारित है, ए पर और आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर कह रहा है कि 1932 में महात्मा गांधी मान्यता प्राप्त उपवास प्रधानतः इसीलिए किया था। पहला, गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सफल हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कैमरल अवार्ड की घोषणा किया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। फिर कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो कह रहा है कि सांप्रदायिक कितना दिया था, पुनः पैक्ट कितना दिया था? तो सांप्रदायिक कितना दिया? 71। पुनः पैक्ट कितना दिया? 147। इसका राइट आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब